मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका परिश्रम बैच में। क्लास 12th के अंदर मचाने के लिए एक ऐसी उड़ान भरने जा रहे हैं परिश्रम बैच में जो आपका करियर सेट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आप अपनी जिंदगी में मचा पाओ, इसलिए क्लास 12th का परिश्रम बैच बहुत ज्यादा परिश्रम करके बनाया गया है और जो आपको यहां कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा इसका हल्ला है पूरे भारत में, बेस्ट लेवल ऑफ कंटेंट। और आज आप देख पाओगे दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स और जब भी आप मेरी क्लास के अंदर आओगे तो एक बार अपनी स्ट्रीम के लिए पैशन शो करोगे और लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओगे। जय हिंद जय कॉमर्स। तो एक बार सारे बच्चों की अटेंडेंस लग जानी चाहिए लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। जय हिंद जय कॉमर्स मेरे दोस्तों, बिल्कुल सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं एकदम ओके रिपोर्ट बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं आप भी एकदम जबरदस्त जबराट ओके रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए होंगे। कातिया मेरे राज्य, सारे बच्चे क्लास के अंदर आ गए हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, परिश्रम बैच की ये पहली क्लास है तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स आपको कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पर एज अ डेमो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं इसके 2 लेक्चर्स आपको कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, जहां पर मैं क्लास के दौरान आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। जैसे यहां क्वेश्चन लिखा होगा एमसीक्यू वाला, उसके ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, आपको पोल सॉल्व करने के लिए मैं दूंगा। तो दोस्तों उसका आंसर आप यूट्यूब चैनल पर दे पाओगे कॉमर्स वाला के। कैसे देना है, एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, अभी कराऊंगा। आपको जो ऑप्शन पसंद आ रहा है आप उस ऑप्शन को लाइव चैट में टाइप कर देना, आपका आंसर हम रिकॉर्ड कर लेंगे और आपका ट्रैक भी दिखाएंगे कि देखो भैया कौन सा बच्चा कौन से नंबर पे है। आप अपनी परफॉर्मेंस को यहीं हैंड टू हैंड एनालाइज कर पाओगे कि इस बड़े कंपटीशन में, सिर्फ तुम्हारे स्कूल में नहीं, सिर्फ तुम्हारे स्टेट में नहीं, इस पूरे भारत के कंपटीशन में तुम कहां सर्वाइव करते हो। तुम्हें यहां लीडर बोर्ड के अंदर पता लगेगा कि तुम कितने पानी में हो, अपनी परफॉर्मेंस चेक भी कर पाओगे। तो बच्चों की अटेंडेंस आ गई है, मैं एक बार क्लास को स्टार्ट कर देता हूं मेरे राज्य। एक बार थम्स अप का इशारा मुझे मिल जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। समझदार को कहते हैं इशारा ही काफी है, तो एक बार आपका इशारा आ जाए मेरे पास तो मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूं, पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स की किताब को पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले कुछ चीजें आपको जस्टिफाई करूंगा इकोनॉमिक्स के बारे में ताकि आपकी बढ़िया शुरुआत हो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो जी चलो मेरे दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली बात तो आपको यह जरूर बताऊं, जो 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स है ये लो जी, 12th क्लास की तुम्हारी इकोनॉमिक्स, पेन का कलर तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। 12th क्लास की इको में बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो 2 किताबें पढ़वाते हैं। एक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी मेरे दोस्त, सीबीएसई बोर्ड में ऐसा ही होता है, राइट। लेकिन काफी सारे अदर स्टेट बोर्ड्स हैं जहां पर 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में 2 किताबें पढ़वाते हैं। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देख रहे हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे दोस्त कि आज की जो तुम्हारी क्लास है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास है। बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में ऐसा परफेक्टली होता है और बाकी दूसरे स्टेट बोर्ड पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे बोर्ड के अंदर 12वीं में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इट इज टू बी नोटेड वेरी क्लियरली, अपने भेजे के अंदर इस बात को ऐसे प्यार से गुचालो मेरे राजा बेटा। बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अब बड़े दबंग बनने जा रहे हैं, तो बच्चों को पहले ही पता होना चाहिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। तो यह किताब पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, इस किताब के बारे में सबसे पहले जानते हैं। व्हाट डज दिस बुक इंडिकेट, यह किताब किस तरफ इशारा करती है, इस किताब के अंदर आखिर माजरा क्या है, क्या मामला पढ़ना है। एक्चुअली सबसे पहले जानोगे ना, एक बेस क्रिएट कर लेंगे तो आने वाले सारे चैप्टर्स एक सीक्वेंस में नजर आएंगे। अगर तुमने बेस क्रिएट नहीं किया तो सारा मामला खराब हो जाता है। बीच में बच्चे सोचते हैं कि यार ये चैप्टर कहां से आ गया, वो चैप्टर कहां से आ गया। तो एक बार राज्य मेरे प्यारे मित्र क्लैरिटी लेते हैं। देखो मेरे दोस्त, ये बुक तुम्हें पूरी की पूरी थ्योरी में दिखाई देगी, सारा कंटेंट यहां पर थ्योरेटिकल है, ये बात भेजे में घुस जानी चाहिए। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उसमें
तुम्हारे पास न्यूमेरिकल भी होते हैं, डायग्राम भी होता है और थ्योरी भी होती है। यहां प्रॉपर आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। इस किताब के अंदर यह दिखाया हुआ है कि पुराने जमाने से लेकर आज के नए जमाने तक हमारे भारत ने, हमारे प्यारे देश भारत ने कैसे तरक्की की है, क्या बोला मैं, कैसे डेवलपमेंट की है, इंडिया कैसे डेवलप हुआ है। पुराना जमाना कौन सा? अकबर, बाबर, राजा अशोक, चाणक्य, वो महाभारत के जमाने नहीं, इतना भी पुराना पीछे नहीं लेकर जा रहे। हम इस बुक की शुरुआत करेंगे ब्रिटिश राज से। जब अंग्रेज हमारे देश में राज करने आए थे तब से लेकर आज तक, हां भाई आज तक, न्यूज चैनल नहीं है ये, आज तक हमारे देश ने कैसे डेवलपमेंट की है, क्या प्रोसेस है डेवलपमेंट का, क्या क्या हमने गलतियां की है, कहां कहां हमारा देश परेशान रहा है, और आज भी ऐसे कौन से चैलेंज हैं जो हम फेस कर रहे हैं अपने देश के लिए। और फिर हम इस बुक के एंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की कंपैरिजन में कौन किससे कितना आगे है। जी हां, हम अपने प्यारे देश भारत को चंट चाइना से और पाकि चोरों से कंपेयर करेंगे कि हम कितने आगे कितने पीछे। यह पूरी किताब की रूपरेखा है। अब तुम बोलोगे सर यार हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हम इतना पुराना क्यों पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों ने जब हमारे देश के ऊपर राज किया था तब हमारे देश में क्या चल रहा था, आज क्या चल रहा है, ये क्यों पढ़ रहे हैं। राजे देखो, पास्ट से पता चलता है कि क्या लर्निंग्स हैं, हमारे देश ने क्या गलतियां की, क्या अच्छा करा। ऐसी कुछ पॉलिसीज आपको देखने को मिलेगी जिससे तुम सीखोगे कि कौन सी पॉलिसी सक्सेसफुल होती है और कौन सी पॉलिसी डैमेज करती है, खराब होती है। एक एनालिटिकल माइंड डेवलप होगा ये वाली थ्योरी पढ़ने से। तो हम देखेंगे हमारी पुरानी गवर्नमेंट्स ने कौन कौन सी पॉलिसीज बना के आज इस देश को यहां पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस किताब के अंदर। कुल मिला के आपको बताऊं तो दोस्तों, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कुल मिला के 8 चैप्टर है। स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं अभी पढ़ाऊंगा, ये 3 चैप्टर इनको बोलते हैं यूनिट 1। फिर जो अगले 4 चैप्टर है इसे बोलते हैं यूनिट 2, और जो लास्ट वाला अकेला चैप्टर है इसे बोलते हैं यूनिट 3। राइट, अब सुनना जरा मेरी बात, बिल्कुल अच्छे से तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। यूनिट 1 के अंदर यह समझाया हुआ है अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक की हमारी पॉलिसीज। चैप्टर 1 में बताया है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आजादी, आजादी के टाइम पर हमारे देश के क्या हालात थे, इतना ही बस, ठीक है ना। फिर इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 से 1990, 1950 से 1990, इन 40 वर्षों के अंदर हमारे देश ने खुद को डेवलप कैसे किया, कैसे पॉलिसीज बनाई, क्या इंडस्ट्रीज बनाई गई, यहां पर इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या पॉलिसी थी, कैसे हमने अपने देश की एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया, कैसे हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फॉरेन ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई, तब देखेंगे, ठीक है। फिर अगला है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। 1991 के बाद हमने कुछ सुधार किए थे। सुधार को इंग्लिश में इंप्रूवमेंट बोलते हैं, और उस इंप्रूवमेंट को मुश्किल इंग्लिश के अंदर रिफॉर्म बोलते हैं। तो रिफॉर्म का मतलब कुल मिला के सुधार हो गया, राइट, है ना। तो थोड़ी मुश्किल मुश्किल शब्द भी आएंगे, अब तुम बड़े हो रहे हो ना, तो उनको सिंपल सिंपल तरीके से बताऊंगा भी मैं, ये पढ़ेंगे आज तक। फिर कुछ चैलेंज है हमारे देश के सामने, आज भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो यूनिट 2 के 4 चैप्टर्स हैं, ये जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आज के टाइम में हमारा इंडिया कहां खड़ा है ये कंपेयर करेंगे इंडिया को चंट चाइना और पाकि चोरों से, वो लास्ट चैप्टर में करेंगे। तो कुल मिलाकर तुम्हें यह पता चलता है कि भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 एनसीईआरटी में इस यूनिट का नाम लिखा हुआ है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90, यानी कुल मिला के 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 में 1947 के आसपास की बात कर रखी है, और चैप्टर 2 के अंदर 1990 तक की बात कर रखी है। और फिर लिखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, यही नाम मैंने यहां लिखा था, लेकिन इस नाम को चैप्टर के अंदर ऐसे लिखा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। हमने ये एलपीजी की पॉलिसी बनाई थी, तो इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जितना शायद तुमने कभी 9वीं 10वीं क्लास में नाम सुना होगा, तो अब पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से।
तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता हूं। देखो भाई, एक पिक्चर तो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये नक्शा दिखाई दे रहा है तुम्हें हमारे प्यारे देश भारत का, लेकिन दोस्तों ये पता कौन सा नक्शा है? ये वो नक्शा है जब अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे, यानी हमारा देश आजाद होने से पहले का नक्शा। कितना बड़ा इंडिया था आपको दिखाऊं? आपको देखकर खुशी होगी कि यार ये हमारा इंडिया है। ये जो आज तुम देखते हैं ना, इस हिस्से को पाकिस्तान बोल देते हैं, इस हिस्से को म्यांमार बोल देते हैं, यहां बांग्लादेश है। यार ये सब हमारे प्यारे देश भारत के हिस्से थे। अंग्रेजों ने इनको तोड़ दिया, इनको दूर कर दिया, हमसे दुश्मन बना दिया। जब अंग्रेज चले गए तो ये सब डिवाइड हो गया, लेकिन हमारे देश के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या पड़ा वो हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। देखो हिस्ट्री का सब्जेक्ट क्या बोलता है भाई, कब कौन सी लड़ाइयां हुई, कब कौन से युद्ध हुए, वो नहीं पढ़ रहे हम, कोई हिस्टोरिक इवेंट नहीं पढ़ रहे। हम पढ़ेंगे यहां पर इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं भैया हम, नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, देश के जीडीपी के बारे में बात करते हैं, देश के अलग अलग सेक्टर के बारे में बात करते हैं, पॉलिसीज कैसे बनाई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो वो चीजें हम देखेंगे कि अंग्रेजों के आने की वजह से हमारा क्या नुकसान हुआ और अंग्रेजों के जाने के बाद हमने खुद को कैसे डेवलप किया। तो बेसिकली एक रूपरेखा तुम्हारे भेजे के अंदर घुसनी चाहिए दोस्त। देखो जी, आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक फैक्ट, सन 1757 इस ईयर के अंदर एक लड़ाई हुई जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी एक जगह है मेरे दोस्त, प्लासी डबल एस लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लासी बंगाल की एक जगह है, यहां के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज, उनके बीच में लड़ाई हुई और ब्रिटिशर्स यहां पर जीत गए। यहां पर अंग्रेजों ने डंका बजाया और ऑफिशियली बोल दिया हम इंडिया पे राज करते हैं। तो सन 1757 से अंग्रेजों ने इंडिया पे राज करना स्टार्ट किया और ये हमें छोड़कर चले गए 1947 पे, हमारा देश आजाद हो गया। कुल मिला के कितने वर्ष हो गए आप कैलकुलेट करोगे, 1947 में से 1757 माइनस करो, 190 साल। तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 190 साल तक राज किया। लेकिन मुद्दा यह बनता है, अंग्रेज हमारे देश में आए क्यों? आए क्यों? क्या किसी को पेलने आए थे क्या? जो तुमने पढ़ा है भाई अंग्रेजों ने गलत किया, ये किया, वो किया, क्या घुसम पिट्टी लड़ाई वड़ाई करने आए थे क्या हमारे देश में? नहीं, वो बड़े चालाक थे। क्या था कि भाई अंग्रेज लोग इंडिया से लेने आए थे इंडिया के रिसोर्सेस। इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें थी, वो लूटने आए थे। वो लूटने क्यों आए थे? उनको सपना आया क्या इंडिया में रिसोर्स है भाई लूटने चलते हैं? एक्चुअली नहीं, अंग्रेज चाहते थे कि उनके देश में, अंग्रेजों के देश में लोगों के पास पैसा ज्यादा आए। लोगों के पास पैसा कैसे आएगा? जब वो नौकरी करेंगे या धंधा करेंगे या फैक्ट्री खोलेंगे। अब वो फैक्ट्रियां जो अंग्रेजों के देश में खुलनी थी, किस चीज की फैक्ट्री खुलेगी भाई? कोई ना कोई सामान बनाया जाएगा, शर्ट बनाई जाएगी, शूज बनाया जाएगा, कैमरा बनाया जाएगा, कुर्सी बनाई जाएगी, घड़ी बनाई जाएगी, कुछ तो बनाया जाएगा। लेकिन किसी भी सामान को बनाने के लिए चाहिए होता है रॉ मटेरियल। तो अंग्रेजों के देश में वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था और बहुत कम क्वांटिटी में था, अगर था भी तो अंग्रेज हमारे देश से रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल लूटने आए थे। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजों को अपने देश में शर्ट बनानी थी तो वो हमारे देश से कॉटन ले गए। कॉटन मतलब रुई, रुई से बना दी शर्ट। अंग्रेज को अपने देश के अंदर बोरी बनानी थी, बोरी मतलब वो कट्टा, तो हमारे देश से वो जूट ले गए। जूट से रस्सी भी बनती है, बोरी भी बनती है। अंग्रेज लोग सफेद कपड़े पहनते थे, तो सफेद कपड़े को अच्छा रखने के लिए चाहिए होता है वो नीला नीला नील, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिगो। तो वो हमारे देश में इंडिगो की फार्मिंग करवाकर इंडिगो ले गए। हमारे देश से वो हीरे जवाहरात ना जाने क्या क्या ले गए। मानते हो इस बात को? मानते हो ना? आराध्या, गेमर्स, सार्थिका, हर्षित, अग्रवाल, साक्षी, भूमि, जस्टिना, भावेश, नेहा, वशिष्ठ जैन, इति पांडे, ज्योति मौर्य, डे ब्रेकर, शीतल, इशिका, हर्षित, अग्रवाल, कम ऑन एवरीवन। बहुत बढ़िया एनर्जी है बच्चों के अंदर, बहुत ही बढ़िया है। सानवी, अनीशा, प्रिया कुमारी, हसन, ऋषिका, बहुत बढ़िया। ऋषिका गुप्ता, यस दिस इज द लाइव क्लास, कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे डेमो लेक्चर चल रहा है आपका, ठीक है।
ओके रिपोर्ट है। चलो जी भैया, ये लेने आए थे। अब पंगा ये बनता है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, सर इसी टाइम पर क्यों आए, सन 1757 के आसपास ही क्यों आए, वो 1600 1400 1200 ईयर में क्यों नहीं आए, वो लेट क्यों नहीं आए? अरे दोस्तों इसलिए क्योंकि इस टाइम के आसपास है ना, अंग्रेजों के देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है इंडस्ट्री बनाने की क्रांति। वहां फैक्ट्री पे फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रही थी, और फैक्ट्री पे फैक्ट्री स्टैब्लिश होने के लिए आपको पता है कुछ सामान बनाना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो इंडिया जैसे देशों में, बहुत सारे देशों में राज किया, वहां से लूटकर लेकर जा रहे थे। अच्छा जी, देखो आपको एक बात बताता हूं, इंडिया में आए तो वो बेसिकली ट्रेड करने, आपको जानकर मजा आएगा। अंग्रेजों ने एक बड़ी स्कीम खेली दोस्तों। देखो ये हमारा प्यारा देश भारत है, इस जगह को बोलते हैं मुंबई, राइट। ये लंदन है मान लेते हैं, इंग्लैंड में। अंग्रेज यहां से पानी के थ्रू, पानी के रास्ते से आते थे और यहां मुंबई में एंट्री करते थे, फिर इंडिया के अंदर घुसते थे। तो कितना किलोमीटर पड़ता था? 19,800 किलोमीटर का रास्ता पड़ता था। अंग्रेज जब इंडिया में आ गए ना, तो काफी साल बाद इनको अकल आई कि यार हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि इस रूट को कम कर दें, क्योंकि इंडिया से वो बहुत सारी चीजें अपने देश में लेकर जाते थे, तो रास्ते में कई बार खराब हो जाती थी, लेट पहुंचती थी देश में। तो उन्होंने एक छोटा रास्ता बनाया, ये देख रहे हो, ये रास्ता बनाया अंग्रेजों ने, पानी का रास्ता। बीच में कुछ जगह थी वो तोड़ ताड़ के पानी का छोटा रास्ता बना दिया, जो 11,600 किलोमीटर बनता था। तो 19,800 से 11,600 किलोमीटर के छोटे रास्ते पर अंग्रेज आ गए, और इस रास्ते का नाम रखा सुएज कैनाल। ये रास्ता अंग्रेजों ने बनाया 1869 में, बहुत टाइम बाद बना रास्ता। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुएज कैनाल कब बनी, इस ईयर में। और ये सुएज नाम क्यों रखा? क्योंकि दोस्तों यहां पर एक जगह है, उसका नाम सुएज है, इजिप्ट के पास है, इजिप्ट देश पड़ता है बीच में, तो उसका नाम सुएज है, इसलिए पड़ा जी। तो देखो कितने शाणे हैं भाई साहब, छोटा रास्ता बना दिया इंडिया को बहुत ज्यादा लूटने के लिए। अच्छा जी, आज जब मैं बात कर रहा हूं कि अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया, तो ब्रिटिश राज की बात कर रहा हूं। तो ब्रिटिशर्स होते कौन है, एक जनरल नॉलेज डेवलप कर दूं तुम्हारे दिमाग में। पलाश, प्रतीक्षा, अमन, प्रकाश, सरबजीत, अनीता, आराध्या, ज्योति, आस्था, भवनीत, हर्षित, आर्यन, समीर, कबीर कुमार, डे ब्रेकर। मैं चाहता हूं यस 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 तुम्हारा लाइव चैट आना चाहिए अगर तुम चाहते हो एक बढ़िया नॉलेज डेवलप करूं, और मुझे बताना कि यह नॉलेज तुम्हें पहले थी या नहीं थी। पहले नॉलेज देता हूं, आपको बहुत काम आएगी ये चीज, राइट। चलो जी, नॉलेज ये देता हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं इनकी, ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की, तो तुमने बहुत सारी मूवीज में भी देखे होंगे कि हाँ अंग्रेज वगैरह। देखो नॉलेज ये है, देखो मेरे दोस्त, देखो जी, ये लाल लाल सा देश है, इसे बोलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक पड़ोसी देश है जिसे बोलते हैं वेल्स। अब आप इंग्लैंड और वेल्स इन दोनों को मर्ज कर दो तो एक टर्म आती है। अच्छा, इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक टर्म आएगी जिसे आज के भाषा में बोला जाता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का मतलब पता होना चाहिए, दो मेजर मेजर कंट्रीज हैं और बीच में कुछ आइलैंड है, इसे बोलते हैं ब्रिटेन। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे राज्य, मेरे कातिया, ढंग से समझेंगे, ऊपर है स्कॉटलैंड। अगर तुम स्कॉटलैंड भी मिला देते हो, ये 3 कंट्री और कुछ आइलैंड मिल जाएंगे जो भी आएंगे बीच में, तो इसे बोलते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। ये बुक में नहीं है, ये साइड में बता रहा हूं तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं भी कंपटीशन में मात खाए। एक्चुअली जो तुम ये सिलेबस पढ़ रहे हो ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, अगर तुम जिंदगी में सीए बनना चाहते हो तो सीए बनने में काम आएगा, क्योंकि सीए का जो पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन, वहां पर भी इसको पढ़ाते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्विस ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की तैयारी करना चाहते हो तो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। वहां पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, वहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिंदगी में काम आती है भाई ये, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर दोस्तों जो देश है आयरलैंड, आयरलैंड की अगर बात करूं तो आयरलैंड के 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़े को बोलते हैं नॉर्थ आयरलैंड, और जो ये बड़ा टुकड़ा है इस टुकड़े को बोलते हैं सिर्फ आयरलैंड। तो आप बड़े वाले को छोड़ दो, बात करो नॉर्थ आयरलैंड की। अगर मैं इस ग्रेट ब्रिटेन के अंदर नॉर्थ आयरलैंड को मिला दूं, यानी इस इलाके की बात कर रहा हूं, तो इस इलाके को बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। तो पता चला
ब्रिटेन छोटा है, उससे बड़ा ग्रेट ब्रिटेन है, उससे बड़ा यूके है। यूके के अंदर 4 कंट्री आती है, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। आयरलैंड नहीं आता, नॉर्थ आयरलैंड आता है। अब बताओ जरा, ये नॉलेज थी तुम्हें? है ये नॉलेज कहां से मिलेगी? उमेश झा बताता हूं। हाँ, अब जरा मेरी बात सुनो। देखो, अब तुम्हारे मन में ना एक डाउट आ रहा होगा, सर जो आप यहां पर पढ़ा रहे हो ना, हम उसको कॉपी में नोट करें या नहीं करें? अबे मेरे दोस्त, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यहां पढ़ाऊंगा और तुम मेरी क्लास देख रहे हो और कॉपी में नोट भी करोगे, तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। यार कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि तुम मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाओगे कि हाँ यार ये सर पढ़ा रहे हैं, मैं लिखूं कैसे? तो यहां पर या तो सेल्फ डाउट आएगा तुम्हें, यार मेरे से होगा नहीं होगा, पता नहीं 12th क्लास मुश्किल है ये है। ऐसा कुछ मत करो, जो बता रहा हूं उस बात को समझो। आप सीधा सीधा जो आपको पढ़ा रहा हूं उसको देखो, समझो चीज को। तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, तुम सिर्फ सीखो। अगर मैं बहुत स्लो चल रहा हूं या फिर कोई ऐसा मेजर पॉइंट आया है जो तुम्हें नोट करने की जरूरत है, तो सिर्फ पॉइंट नोट कर सकते हो, हां जी ये मुझे समझ में आ गया। अगर तुम्हें लगता है कि यार ये पॉइंट है, किसी भी टीचर का हो, मेरा हो चाहे किसी भी टीचर का, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया लाइव क्लास के अंदर, ये मुझे दोबारा देखने की जरूरत है, तो आप पेन से अपनी कॉपी में वो टाइम नोट कर लो कि आपको वो क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास होती है, अनलिमिटेड बार तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तो वो चीज वो नोट कर लो। वो इसलिए कॉपी तुम्हारे पास है, मैं तो आपको सीधा सीधा सिखा दूंगा। जब क्लास तुम्हारी खत्म हो जाएगी तो 10 मिनट देना, 10 मिनट देना ये नोट्स को। ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, इसको डाउनलोड करना और ऐसे गो थ्रू कर लेना, ठीक है? 10 मिनट के अंदर तुम्हारे भेजे के अंदर घुस जाएंगे। और फिर उसके बाद तुम्हें डेली प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं, डीपीपी बोलते हैं। क्लास के बेसिस पे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो उसके आंसर तुम्हारे पास होंगे। राइट? ओके रिपोर्ट है। चलो जी, ये तो पता लग गया कौन ब्रिटेन है, कौन ग्रेट ब्रिटेन है। फिर क्या कहानी? देखो जी, अब ये हमारे देश में आ गए, हमारे देश को इन्होंने खूब एक्सप्लॉइट किया। अब बात करते हैं उस समय की जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत। जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं थे, तो हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो इंडिया कैसा था भाई? अंग्रेज आ गए तो बहुत कुछ लूट के ले गए। जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं थे ना, तो हमारे देश की फीचर्स थी बड़ी खास खास। देख रहे हो, हमारे देश में बढ़िया एग्रीकल्चर का बिजनेस चलता था। मतलब एग्रीकल्चर ऑब्वियसली एक बिजनेस एक्टिविटी है, लोग एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इन्वॉल्व थे। आपको बताऊं तो एग्रीकल्चर के अंदर अराउंड 85% लोग इन्वॉल्व थे। कैसे? या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली मतलब खुद एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब होता है वो एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहे लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में 4 मेंबर है, ये है पापा, ये है मम्मी, ये बेटा, ये बेटी। अब भैया एग्रीकल्चर के अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये 2 काम नहीं कर रहे, तो मान के चलो ये 2 भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि काम करके जो ये लेकर आएंगे वो इन दोनों को भी खिलाएंगे। तो डिपेंडेंट का मतलब हो गया उसके ऊपर निर्भर होना। तो 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इतने ज्यादा पोर्शन, यानी एग्रीकल्चर वाला भारत था। सोने की चिड़िया बोलते थे इंडिया को, रिसोर्सेज की कमी नहीं थी इंडिया के अंदर। राइट? इंडिया सेल्फ, भाई एग्रीकल्चर अलग अलग तरीके की थी, फिशरीज भी होती थी इंडिया के अंदर, बहुत सारे, देखो खुशहाल था इंडिया। और इंडिया की मस्त बात बताऊं, इंडिया में हाथ से काम होते थे। हाथ से काम होने वाली इंडस्ट्री के अंदर इंडिया टॉप था। टॉप मतलब आज के टाइम में तुम देखो यार, पता है ऐसे नहीं पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा। आज के टाइम के लौंडे, आज के टाइम की लड़कियां, सबकी ख्वाहिश होती है मैं गुच्ची के कपड़े पहनूंगी, मेरा एमके का पर्स हो जाएगा, मैं टी शर्ट पहनूंगा अरमानी की, मेरे पास एलवी के होंगे शूज। सब चाहते हैं पूरा पूरा स्टाइल मारना, टोरा मारना, लग्जरी आइटम। चाहते हैं नहीं चाहते हैं? उस जमाने में बड़े बड़े राजाओं की इच्छा होती थी कि हम वो ड्रेस पहने जो इंडिया में बनी है। इंडिया इतना प्रो था भाई, हाँ वर्ल्ड फेमस था इंडिया हाथ के काम में। इंडिया की जो ड्रेसेस थी, तुमने नाम सुना होगा सिकंदर का, अलेक्जेंडर बहुत बड़ा राजा था, उसका दिल करता था कि उसको भैया कपड़ा मिले इंडिया का।
बड़े बड़े राजाओं की ख्वाहिश होती थी यार इंडियन ड्रेस पहननी है, इंडियन ड्रेस पहननी है। आज तुम क्या एलवी, गुची, अरमानी की बात करते हो। वो था जमाना जब इंडिया की धाक थी पूरे वर्ल्ड पे, समझ रहे हो। ये हाथ से काम हो रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई बर्तन है या कोई दूसरी भी चीज है, उसमें हाथ से नक्काशी करते थे। नक्काशी का मतलब ड्राइंग्स, डिजाइन, ये सब करते थे। कपड़ों को हाथ से सिया जाता था या डिजाइनिंग भी हाथ से होती थी। और बताओ, इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर दीज थिंग्स। तुमने लाला आदमी देखे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हाथ के अंदर भाई वो बस्त सी अंगूठी पहनते हैं, उस अंगूठी के अंदर पत्थर होता है, पत्थर है, लाल पत्थर, नीला पत्थर, क्या क्या बोलते हैं उसको, नीलमणि, सैफायर है, पन्ना, हीरा, क्या क्या बोलते हैं उनको, नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो दोस्तों इन सबको बोलते हैं प्रेशियस। प्रेशियस मतलब बहुत ही कीमती स्टोन्स। ये बहुत प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, महंगे महंगे पत्थर होते हैं। इंडिया इसके लिए बहुत फेमस था। तो जब अंग्रेज इंडिया में नहीं थे ना, मस्त चल रहा था, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। मतलब अबे जब इंडिया को छोड़ के जब अंग्रेज चले गए ना, उन्होंने इंडिया के टुकड़े कर दिए, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के हिस्से में इतना मस्त इलाका आ गया जिसे बोलते हैं सिंध और बड़ा पंजाब। हाँ, पंजाब भी पाकिस्तान के पास चला गया, बहुत बड़ा, छोटा पंजाब इंडिया के पास बचा। तो पंजाब और सिंध ऐसे इलाके थे जहां पर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता था। यानी गेहूं चावल की बात करूं तो मस्त वहां पर प्रोडक्शन होता था। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो इंडिया के अंदर फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई, कमी पड़ गई, क्योंकि वो मेन इलाका चला गया पाकिस्तान के पास। तो इंडिया ने फूड ग्रेन्स को अमेरिका से मंगवाया, ब्रिटेन से नहीं। हम अमेरिका से मांगते थे हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारे देश के अंदर फूड ग्रेन सप्लाई कर दे, पैसे ले लियो। डिपेंडेंट थे हम किसी के ऊपर, डिपेंडेंट थे। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए भी नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट थे, अपने आप में बादशाह है भाई। ओके, रिपोर्ट है मामला। ध्रुव पूछ रहा है बार बार स्पैम करके, सर बताओ ऐप के अंदर क्वालिटी कैसे सेट करें। लाइव क्लास की क्वालिटी सेट नहीं होती राज्य, रिकॉर्डिंग की क्वालिटी सेट होती है। वीना मिश्रा पूछ रही है सर आप क्या कर रहे हो। मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको। कह रही है ओवरव्यू दे रही हो, चैप्टर पढ़ा रहे हो। चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, चैप्टर पढ़ा रहा हूं। कंटेंट स्टार्ट हो गया तुम्हारे पेपर का, पेपर का कंटेंट स्टार्ट हो गया। आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एडवेंट का मतलब होता है एंट्री। अंग्रेजों की एंट्री से पहले इंडिया कैसा था। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, आजाद भारत, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। तो लिखते हैं एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब होता है जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए एग्रीकल्चर ही मेन था। एंड इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। हाथ के कामों के अंदर इंडिया बहुत फेमस था। हाथ की सफाई नहीं, हाथ के काम में। कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो कातिया। बहुत फेमस था, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कॉटन। कॉटन का मतलब रुई, रुई हिंदी में कपास बोलते हैं, राइट। सिल्क, सिल्क की साड़ियां तो सुनी होगी, और मूवी देखी हो ना तुमने सिल्क की, फिर बताऊंगा। ठीक है, मूवी वाली सिल्क की बात नहीं कर रहा। सिल्क को हिंदी में रेशम बोलते हैं ना। साड़ियां, बनारसी साड़ी जो होती है ना, वो सिल्क की होती है। इंडिया का बड़ा फेमस था। मेटल बहुत सारे फेमस थे। इंडिया के पास प्रेशियस स्टोन्स का बहुत पॉपुलैरिटी थी। ड्रेस इंडिया की बहुत टॉप क्लास होती थी राज्य, बहुत टॉप क्लास होती थी। तो अच्छा, ऐसा ऐसा था क्या। अब एक क्वेश्चन और, कि अंग्रेज इंडिया में आए क्यों। कोई एक बात बताओ, कोई एक बात बताओ। एक का मतलब होता है सोल, सोल का मतलब वन, राइट। तो यहां लिखा है सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अंग्रेजों ने हमारे देश में कॉलोनियल रूल क्यों किया। तो यह समझाने से पहले वर्ड समझाऊंगा, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है। देखो जी, कॉलोनियलिज्म बोलूं या कॉलोनियल रूल बोलूं, एक ही बात है। जब कोई देश, जैसे कि मान लो ब्रिटेन, इंडिया के ऊपर राज कर रहा है, तो भाई ब्रिटेन को बोलेंगे रूलिंग कंट्री। रूलिंग मतलब राज करने वाली कंट्री। इंडिया को बोलते हैं कॉलोनी। जिस देश के ऊपर राज हो रहा है उसको बोलते हैं कॉलोनी। और जो ये रिलेशनशिप है एक रूलिंग कंट्री का और एक कॉलोनी का, इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियल रूल। क्या हुआ ये, इट इज अ रिलेशनशिप
देखो भैया समझ में तो आ रहा, राइटिंग ठीक है। बिटवीन बिटवीन व्हाट, रूलिंग कंट्री एंड कॉलोनी। एग्जाम्पल दे देना ब्रिटिश और इंडिया, ये रिलेशनशिप होता है। तो ये आए क्यों थे? ये इंडिया का भला करने नहीं आए, ना ही इंडिया को जानबूझकर पेलने आए, लोगों को नुकसान पहुंचाने आए। इनका मेन पर्पस था कि अंग्रेज अपने देश में पैसा कमाए। अंग्रेज अपने देश में पैसा कैसे कमाएंगे? फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, धंधा करना पड़ेगा। अब धंधे में तो कुछ बनाना पड़ता है, बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो इंडिया से ले रहे थे। तो दोस्त यहां लिखा हुआ है अंग्रेज आए इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। प्रोटेक्शन मतलब बचाना, अपने देश को बचाना, और प्रमोट करना द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। अपने देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है मनी इंटरेस्ट, मॉनेटरी इंटरेस्ट, पैसों का इंटरेस्ट, अपने देश में पैसा लेके जाना, रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की डेवलपमेंट उनका मोटिव नहीं था। क्या मोटिव था? कि हमारे देश से लेके जाएंगे माल, अपने देश में जाएंगे और पैसा कमाएंगे। रॉ मटेरियल ले जाते थे भाई सस्ते सस्ते दाम में, बहुत सस्ते सस्ते में, इससे इनका देश बचा रहेगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा सोल मोटिव क्या था, तो सोल ये था। लेकिन पेपर में अगर आ जाए डुअल मोटिव क्या था, डुअल का मतलब होता है दो, डुअल मोटिव, या इसको बोलते हैं टू फोल्ड मोटिव। तो ये दो वाला मोटिव क्या था भाई? दो वाला मोटिव आपको बताता हूं। पहली बात, ये रहा इंडिया, ये रहा मान लो ब्रिटेन, यूके नहीं ब्रिटेन। ब्रिटेन कहता था इंडिया को फोर्सफुली कि जो तेरे देश में रॉ मटेरियल है उसको मेरे देश में भेज दे। तो इंडिया ब्रिटेन को बेच रहा था क्या? रॉ मटेरियल। तो बेचने को बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंडिया को इसने एक्सपोर्टर बना दिया। एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल। अच्छा जी, रॉ मटेरियल को प्राइमरी गुड भी बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी का मतलब होता है मेन, मेन चीज तो यही होती है सामान बनाने के लिए। फिर भाई इंडिया से बहुत सस्ते रेट में ये रॉ मटेरियल लेकर जाता था। कॉटन ले जाता था, इंडिगो ले जाता था, सिल्क ले जाता था, जूट ले जाता था, बहुत सारी चीजें इंडिया से बहुत सस्ते सस्ते में लेके जाता था। और फिर उसका एक फाइनल प्रोडक्ट बना के, जैसे कि मान लो इंडिया से कॉटन लेके चला गया, शर्ट बना दी इसने बढ़िया, वो इंडिया में लाके बेचता था। तो इंडिया के अंदर कुछ बनने नहीं दिया, इंडिया में कोई फैक्ट्री नहीं डलने दी भाई इनने। दो चार लिमिटेड फैक्ट्री थी, कुछ होने नहीं दिया। कहता जो भी फैक्ट्री डलेगी अंग्रेजों के देश में डलेगी। तो कोई भी फैक्ट्री डलती थी अंग्रेजों के देश में डलती थी, यहां बनता था माल, फिर इंडियंस को वो मजबूरी में खरीदना पड़ता था। तो इंडिया का उसने बना दिया इंपोर्टर, इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड बोल दो। फिनिश्ड गुड का मतलब होता है मेन चीज जो बनकर आई है। तो टू फोल्ड मोटिव का मतलब दो मोटिव, पहला मोटिव ये रहा और दूसरा मोटिव ये रहा। दो मोटिव थे अंग्रेजों के इंडिया में आने के। कोई पूछे सोल मोटिव क्या था? सोल मतलब अकेला बड़ा मोटिव। अकेला बड़ा मोटिव यह था कि अंग्रेज अपने देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना चाहते थे। कोई पूछे डुअल मोटिव क्या थे? डुअल मोटिव, ये दो मोटिव वो मोटिव होते हैं जो इस अकेले मोटिव को सेटिस्फाई करवाएं। अंग्रेज पैसा कैसे कमाएंगे भाई? ऐसे कमाएंगे, सस्ते में ले जाओ रॉ मटेरियल है और महंगे में बेच दो। यहां पर महंगे में नहीं मतलब ये भी बना बना के बेच रहे थे, पैसा कमा रहे थे, ठीक ठाक पैसा चार्ज कर रहे थे, रीजनेबल, ऐसी बात नहीं है, इसको बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, तो सर क्या पेपर में कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या जो अभी तक आपने पढ़ाया है? राजे क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यूट्यूब लाइव चैट वाले बच्चे, आपसे बोल रहा हूं, जब मैं यहां पर पोल चालू करूंगा उसके बाद आंसर टाइप करना। आंसर पूरा पूरा टाइप नहीं करना है, इसको बोलना ए बी सी डी, जो ऑप्शन तुम्हें पसंद आ रहा है वो ऑप्शन यहां पर टाइप कर देना। तो मैं पोल चला रहा हूं आप लोगों के लिए, ये लो जी मैंने चला दिया पोल। अब क्वेश्चन पढ़ के सिखाता हूं क्या लिखा है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? अंग्रेजों का पर्पस क्या था इंडिया में? मेन यही था भैया कि इंडिया से माल लूट के ले जाना है, यानी इंडिया अंग्रेजों को फीड करे। फीड करने का मतलब खिलाना। इंडिया का माल खा रहे थे वो, इंडिया को फीडर इकोनॉमी बना दिया था। भाषा बदल दी भाई, जज्बात बदल दिए, क्वेश्चन फ्रेम हो गया, राइट? तो क्वेश्चन भी तुम्हें इस लेवल के करा दूंगा
कि कई बार क्या होता है, कंटेंट में कुछ और लैंग्वेज लिखी होती है, पेपर में किसी और लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाता है। थारा भाई इस बात का पूरा ख्याल रखेगा, तुम्हें कहीं भी मात नहीं खाने दूंगा। क्या लिखा है? पहला लिखा हुआ ये रहा, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अंग्रेज आए थे, मतलब सड़क बिल्डिंग बनाने आए थे इंडिया में, गलत। इंडिया के एग्रीकल्चर को डेवलप करने आए थे, गलत। इंडिया के इंडस्ट्रीज को डेवलप करने आए थे, गलत। टू रिड्यूस द कंट्री टू बी अ फीडर इकोनॉमी टू प्रोमोट ब्रिटिश इंटरेस्ट। अंग्रेजों का इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना, इंटरेस्ट का मतलब हो गया रुचि, जहां पर भी इनका मन था उस मन को सेटिस्फाई करने के लिए इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी तक सीमित रखना। रिड्यूस का मतलब लिमिट, इंडिया सिर्फ फीड करेगी अंग्रेजों को। इंडिया में रॉ मटेरियल बनाया जाएगा और वो अंग्रेजों को फीड किया जाएगा, ठूसा जाएगा उनके मुंह में। यही था मेन मोटिव, रॉ मटेरियल लेकर जाना। ए वाला इज द राइट आंसर। ओ भाई, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने गलत आंसर दिया हो। जॉन सीना, इशिका श्रीवास्तव, ऋचा गुप्ता, शिवांग, राजा, तुशिका, हिना, ऋषुराज, सेठ जी, रोहित, गुरपिंदर, जय श्री राम, मनीष, नीरज, आलोक, सुहा, कुणाल, विनोलिसी, कुमारी, अतिथि और रितिका। ये लो जी, 21 से लेकर 27 तक बच्चे ये हैं, 28 से लेकर 34 तक ये है, और 35 से लेकर 41 तक ये हैं, 42 से लेकर 48 और 49-50। मैंने 50 बच्चे दिखा दिए, ठीक है। तो ऐसे तो मंसर दे पाओगे। ये ट्रेलर भी तुम्हारे पास आ गया। बच्चा बोल रहा है ऐप के ऊपर की पोल नोट वर्किंग। राजा ये डेमो क्लास का पोल यूट्यूब पर चलेगा, ठीक है। हाँ चलो जी मेरे दोस्त, अब तुम्हें बताता हूं भाई, जितनी भी मैंने तुम्हारे सामने गाथा सुनाई है, जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, इस कथा के थ्रू तुम्हारे भेजे के अंदर मैं चैप्टर सेट कर रहा था। देखो थ्योरेटिकल बुक है तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आसान बनाने के लिए मैं तुम्हारे माइंड के अंदर एक मैप क्रिएट करवाऊंगा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर आखिर पढ़ना क्या है। राजे चैप्टर नंबर 1 के अंदर 6 चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें? 6 चीजें पढ़नी है। 6 चीजें पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 खलास। अच्छा जी, क्या है वो 6 चीजें, वो समझाता हूं आपको। ये लो जी, ये कंटेंट ऑफ द चैप्टर है जो आपको समझना है। क्या क्या हमें पढ़ना है कि अंग्रेजों ने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे अफेक्ट किया, प्रभावित किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। फिर हमें पढ़ना है अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज के साथ क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ कितना गंदा गाना, ओ लव सर गाते हो आप। यार क्या करूं, गाना बड़ा गंदा गाता हूं, गाना गंदा गाता हूं, लेकिन पढ़ाता तो ठीक हूं ना। हाँ ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे अफेक्ट किया अंग्रेजों ने, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसे प्रभावित किया अंग्रेजों ने। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब ये टॉपिक आएगा तब पढ़ाऊंगा। हाँ, फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे अफेक्ट किया अंग्रेजों ने। डेमोग्राफिक सेक्टर, ये वर्ड तभी बताऊंगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 6 आइटम अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद किए, ये पढ़ना है पूरे चैप्टर में। इधर से किसी भी एक सेक्टर से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो सबसे पहले पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर सेक्टर, आज की क्लास में यही होगा। फिर से बताता हूं, इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 6 आइटम गिवन है। अंग्रेजों ने इन 6 आइटम्स को कैसे अफेक्ट किया, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ते हैं। तो पहला एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर से, कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित किया। लेकिन आपको रूपरेखा भी बता देता हूं, जो ये चैप्टर का नाम है इसको जस्टिफाई कर दो सर। हाँ भाई पहली क्लास है, यहां नाम लिखा है। अब देखो जी, इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया की कंट्री, इंडिया का देश, भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आजादी, ईव का मतलब होता है इवनिंग, शाम। लेकिन कवि की कल्पना के अंदर एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो यहां पर ईव का मतलब शाम नहीं है, यहां पर ईव का मतलब है टाइम, ध्यान रखना। तो आजादी के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के टाइम पर इंडिया कैसा था, जैसा अंग्रेज छोड़ के गए वैसा था। अब अंग्रेज कैसा छोड़ के गए वो बताना है, वो 6 सेक्टर में, ठीक है। ये तो भेजे के अंदर क्रिएट हो गया, हाँ भाई दिमाग के अंदर सेट है, चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। अब लव सर जल्दी से पढ़ाना शुरू कर दो। तो भैया आज का टारगेट है हमारा, टुडेज टारगेट इज टू स्टडी एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको ये तो पता ही है कि
एग्रीकल्चर के ऊपर मोर देन 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उससे ही खाना पीना चल रहा था। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो ये मैंने बता दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरुआत करते हैं। जब तुम्हारे दिमाग के अंदर एग्रीकल्चर आएगा तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बात आनी चाहिए कि हमें यहां पर क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी होती है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब प्रोड्यूस करना होता है। जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता है ना तो कुछ चीजें चाहिए होती हैं। बीज चाहिए, सबसे पहले सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, पानी चाहिए खेतों में डालने के लिए, और कहीं हमारी खेती खराब ना हो जाए तो इस चीज के लिए हमें कुछ फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। फर्टिलाइजर दोस्तों ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी खेती को बचाती है कीट पतंगों से। पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए। हां, पेस्टिसाइड वो दवाई है जो कीट पतंगे आने से बचाए खेतों में, इंसेक्टिसाइड वो दवाई है जो खेतों में कीड़े आने से बचाए, और फर्टिलाइजर को खाद बोलते हैं। फर्टिलाइजर वो चीज होती है जो फसल को बड़ा करने में हेल्प करती है, बड़ा करने में, जल्दी फसल बड़ी हो जाए। जैसे हमारे लिए खाना, हम खाना खाएंगे तो हम ठीक रहेंगे, बड़े हो जाएंगे। तो पौधों के अंदर अगर फर्टिलाइजर जाएगा तो पौधे बड़े होंगे। तो ये चीजें चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर। और यहां जो मैंने एग्रीकल्चर बना रखा है तुम्हें दिख रहा है, ये ट्रैक्टर पे कुछ है, राजा बाबू बन के बैठे हुए हैं, इधर छतरी लगा रखी है, ये बेचारे काम कर रहे हैं। अभी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको क्लैरिटी ये लेनी है लव कौशिक से। लव कौशिक तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हें यह बताना चाहता है कि सर आपने ये तो बोल दिया कि इस चैप्टर के अंदर 6 आइटम पढ़ने हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्लैरिटी दे दो पढ़ना क्या है। दोस्तों 2 चीजें पढ़नी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक तो हमारे देश की एग्रीकल्चर की स्टेट क्या थी, स्टेट का मतलब होता है कंडीशन। 1947 के आसपास जब अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए तो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, कैसा छोड़ के चले गए, ठीक है, और इसके पीछे कारण क्या थे, जैसा भी छोड़ के चले गए उसके रीजंस बता दो। बस 2 आइटम पढ़ने हैं, कहानी खत्म। अब ये 2 आइटम पढ़ने से पहले आपको एक बताता हूं, कुछ यहां पर वर्ड यूज करूंगा। जैसे कि एक वर्ड यूज होगा स्टैग्नेंट। क्या लिखूं, यहीं लिख देता हूं, स्टेट के बारे में लिखता हूं। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट था। अब बंदा बोलेगा सर इतना मुश्किल वर्ड कहां से आ गया। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्लो, ऐसी चीज जिसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट। तो तुम्हें मैं स्टैग्नेंट नहीं बनने दूंगा, तुम्हें बनाऊंगा फास्टर, फैंटास्टिक बनाऊंगा, स्टैग्नेंट नहीं बनने दूंगा, राइट। तो यह बात आपको समझनी है कि भैया स्टेट का मतलब क्या होता है। तो देखो जी, यहां पर तुम्हारे लिए कुछ पॉइंट लिख कर लाया हूं। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहली बात तो एग्रीकल्चर अभी भी मेन सोर्स ऑफ लिविंग था, मेन सोर्स ऑफ लिविंग था। यहां पर 85% लोग अभी भी डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी होती थी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन करने की पावर कम हो गई थी। एक्चुअली क्या था मैं बताता हूं। यह फसल है, यह खेत तुम्हें दिखाई दे रही है। अंग्रेजों ने यहां पर ऐसी फसल का प्रोडक्शन करवाया जिससे जमीन की फसल पैदा करने की पावर कम हो जाती है। कैसे भाई, तुम्हें एक बात बताता हूं, हम लोग बड़े कैसे हुए हैं, खाना खा खा के बड़े हुए हैं ना। फसल पता है कैसे बड़ी होती है, फसल जमीन के अंदर के न्यूट्रिएंट्स खाती है। न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो फर्टिलाइजर डालते हैं तो न्यूट्रिएंट आते हैं। अब अंग्रेजों ने जो चीजें यहां पर प्रोड्यूस करवाई, जैसे कि जूट, कॉटन, इंडिगो, ये जमीन के न्यूट्रिएंट्स फटाफट से खा जाती हैं, तो जमीन बंजर हो जाती है। तो बहुत सारी जमीन की प्रोडक्शन की पावर, जिसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस हो गई। तो इससे ये स्लो हो गया, तो ये और वाला निशान डाला हुआ है, ठीक है। स्टैग्नेंट बोल दो या बोल दो लो प्रोडक्टिविटी। अंग्रेजों ने कुछ खास एफर्ट नहीं किया इंडिया के एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। मॉनसून का मतलब होता है रेनफॉल। भाई आज जाके देखो खेत खलिहान, खेतों के अंदर पानी के लिए ट्यूबवेल बने हुए हैं। ट्यूबवेल होता है ना, वो बड़ा मोटा सा नलका लगा होता है, उसके थ्रू खेतों में पानी जाता है। नदियों को, नहरों को खेतों से जोड़ा हुआ है, अगर आपने देखा हो तो जोड़ा हुआ है ना। लेकिन इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। बारिश आ गई तो खेती अच्छी हो जाती थी, बारिश नहीं आई तो खेती खराब। बारिश आई तो गाना चलता था, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो।
या फिर वो चलता था, घनन घनन घन सावन आया, घनन घनन घन सावन आया। मतलब लोग खुश हो जाते थे जब बारिश आती थी ना, क्योंकि पूरी की पूरी खेती डिपेंड करती थी बारिश पे। बारिश से पानी आ रहा है तो ठीक है, वरना हम कहां से लाएंगे पानी, समझे। उत्कर्ष पार बोल रहा है सर मेरा बैच है 12th क्लास और सीए फाउंडेशन वाला, तो कौन से बैच में क्लास होगी? तो नॉर्मल परिश्रम बैच में क्लास होगी राज्य आपकी, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, चलो जी मेरे दोस्त। अच्छा, क्या सर जो आपने ये टॉपिक कराया है इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ सकता है? हां भाई आ सकता है। पूछ लेगा एग्रीकल्चर की स्टेट या कंडीशन एक्सप्लेन करो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे पूरे 3 नंबर लेने के लिए? तो ये होगा क्वेश्चन और ये होगा आंसर। देखो जी, बोला है एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर ये लिखा मिलेगा व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर के हालात क्या थे, उसकी फीचर्स क्या थी आजादी के टाइम पर। तो 3 पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि 3 नंबर का ही क्वेश्चन बन सकता है ये। क्या है जी? पहला, मेन सोर्स ऑफ लिविंग था एग्रीकल्चर, लिवलीहुड का मेन सोर्स था। अराउंड 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज अर्निंग अ लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब लगभग 75% लोग नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे एग्रीकल्चर में, लेकिन 85% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, समझ रहे हो। और लगभग 75 नहीं थे, एग्जैक्टली बताता हूं 72.7% लोग काम कर रहे थे। लेकिन इतना मुश्किल डेटा तुम याद कैसे रखोगे, ठीक है। तो इतनी बात कहते हैं, अराउंड 75% लोग एग्रीकल्चर से पैसा कमा रहे थे, ठीक है। अब कमा रहे थे तो बच्चों पे भी खर्चेंगे, तो 75% कमा के 85% लोगों पे खर्च रहे थे। कोई बात नहीं, स्टडी कैम्प वाईटी में बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी एंड स्टैग्नेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर स्लो हो गया था। द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज एक्सट्रीमली लो। देखो जमीन को, जैसे हम चीनी खरीदने जाते हैं दुकान पे, चावल खरीदने जाते हैं तो लाला को क्या बोलते हैं? 1 किलो चीनी दे दे, 1 किलो चावल दे दे। दूध खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर दूध दे दे। तो जमीन को जब मेजर करते हैं तो मेजर करते हैं मीटर में, स्क्वायर मीटर में, हेक्टेयर में, हेक्टेयर में भी करते हैं। तो कहते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से एक बंदे का आउटपुट देखो तो वो बहुत कम था, यानी एक बंदा एवरेज बेसिस पे बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा था, कंट्रीब्यूशन कम था। डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, एग्रीकल्चर वाज एक्सेसिवली डिपेंडेंट। एक्सेसिवली मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था अपॉन रेनफॉल, बारिश पे डिपेंडेंट था। गुड रेनफॉल इंप्लाइड गुड आउटपुट, अच्छी बारिश हुई है तो इसका मतलब यह है कि अच्छा आउटपुट होगा, राइट। एंड वाइल पुअर रेनफॉल इंप्लाइड पुअर आउटपुट, अगर बारिश बुरी हुई है तो आउटपुट भी बुरा होगा, इंप्लाइड मतलब उसकी वजह से, राइट। ओके। जैनिश जैन कह रहा है बुक्स डिलीवर हो गई। ऊपर एक बच्चे ने बोला मेरे पास बुक्स नहीं आई। कोई बात नहीं, अभी कुछ दिनों के अंदर बुक्स आ जाएगी, आप टेंशन मत रखो, धैर्य रखो, ठीक है। ओके रिपोर्ट मामला चल रहा है। अच्छा जी सर, आप तो कह रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में 2 पॉइंट पढ़ने हैं, आपने पढ़ा दिया स्टेट। अब पढ़ना है इस बुरे हालात के कारण क्या थे। बुरे हालात के कारण तो आपको मैं बताता हूं। मूवी देखिए लगान, आमिर खान की मूवी किसने देखी है? लगान। कम ऑन, जल्दी लाइव चैट में बताएंगे। देखिए तो कुछ कॉन्सेप्ट वहां से निकल कर आएगा। यस 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 आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्लैरिटी दे दूं, आजादी के टाइम पर 75% लोग एग्रीकल्चर के अंदर नौकरी कर रहे थे। जैसे कि मानो ये मम्मी पापा काम करते हैं ना, और इस 75% से 85% लोग खाना खा रहे थे। जैसे कि इसके अंदर बच्चे भी आ गए, ये काम नहीं करते, राइट। दोनों ही ठीक है। सबने देखिए लगान में, लगान का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? लगान का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं कर, इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। अंग्रेज लोग, हमारे देश में सबसे बड़ा धंधा एग्रीकल्चर का था, तो एग्रीकल्चर वालों से टैक्स लेते थे, एग्रीकल्चर वालों से वसूलते थे वो लगान। इसे बोलते हैं टैक्स, या फिर इसको उस टाइम रेंट भी बोलते थे। क्यों टैक्स को रेंट क्यों बोलते थे? अंग्रेज बोलते थे ये देश हमारा है, इस जमीन पे जो तुम काम कर रहे हो उस पे काम करने का हमें रेंट दो। अंग्रेज ऐसे इसको बोलते थे। और कैसे कैसे वसूलते थे इस बात को समझो। देखो जी, इंडिया बहुत अलग किस्म का देश है।
यहां पूरे इंडिया के अंदर सेम सिस्टम लागू करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अंग्रेजों ने बोला कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल बंदे से टैक्स ले लेंगे, इंडिविजुअल पर्सन से टैक्स ले लेंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हम इंडिविजुअल पर्सन से टैक्स नहीं ले सकते। वहां जो पूरा का पूरा ग्रुप है या पूरा विलेज है उसका एक प्रधान बनाएंगे, प्रधान को बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, और ये प्रधान अंग्रेजों को टैक्स देगा। तो अब सुनो, इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फार्मर को बोलते हैं रियौत। रियौत का मतलब हो गया फार्मर। अकेला फार्मर अलग अलग फार्मर टैक्स देंगे अंग्रेजों को, तो इसे बोलते थे रियौतवाड़ी सिस्टम। लेकिन जब एक ग्रुप या विलेज बनाया जाएगा उसका प्रधान अंग्रेजों को टैक्स देगा, तो इसे बोलते थे माहलवाड़ी सिस्टम। माहल, विलेज को बोलते हैं दोस्त माहल। लेकिन इनसे भी बड़ा एक सिस्टम था, वो सिस्टम ये था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, इसमें देखो जरा मेरे दोस्त, ये फार्मर है बेचारा, ये एग्रीकल्चर कर रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है। ये काम धंधा करके अंग्रेज इससे टैक्स मांग रहे हैं, तो अंग्रेजों ने सीधा फार्मर से टैक्स नहीं लिया, बीच में एक मिडलमैन बना दिया। इस मिडलमैन को बोलते हैं जमींदार। अब ये जमींदार होता क्या था आपको डिटेल में बताता हूं, लेकिन पहले पिछले वाले दो सिस्टम देखो। रियौतवाड़ी सिस्टम का मतलब होता है कि फार्मर सीधा अंग्रेजों को टैक्स देगा, बीच में कोई मिडलमैन नहीं आएगा। ये फार्मर सीधा ब्रिटिशर्स को टैक्स दे रहा है, अपनी फसल करिए, थोड़ी सी फसल भैया तुम ले लो, राइट। माहलवाड़ी सिस्टम का मतलब होता है कि जो विलेज है, ये विलेज है, इसका एक प्रधान है, ये टैक्स देगा। मतलब यही बंदा यहां खड़ा है विलेज का रिप्रेजेंटेटिव बनके, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, विलेज रिप्रेजेंटेटिव लिखा है ये, राइट। और फिर ये अंग्रेज को टैक्स देगा। मतलब ये पूरे गांव का प्रधान है ना, ये वही बंदा है, फिर ये अंग्रेजों को टैक्स देगा। ठीक है, ओके। बस कुछ नहीं था, ये प्रधान नाम का प्रधान था, बस टैक्स लेने के लिए अंग्रेजों ने इसको बना रखा था। तो कुछ साउथ इंडिया के इलाकों में ऐसा चलता था, कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर यह सिस्टम चलता था। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर सिस्टम चलता था ये वाला जमींदारी। जमींदारी सिस्टम कैसा था भाई, देखो एग्जांपल के तरीके से बताता हूं। अंग्रेज कहते थे जमींदार को कि भाई देखो हमें 30% का टैक्स चाहिए फार्मर से। ये जमींदार को अलाउ करते थे तू इनसे कितना भी ले ले। तो फार्मर को ये बोलता था भाई मेरे को 70% टैक्स दो, 80% दो, 90% दो, ज्यादा से ज्यादा वसूलने की कोशिश करता था फार्मर से, और फिर जो बचा हुआ है अंग्रेजों को दे देता था और खुद अमीर हो जाता था। तो ऐसे जमींदार अमीर भी हुए हैं, फार्मर से बहुत सारा टैक्स लेकर जितना अंग्रेजों ने मांगा था उतना दे दिया, जो बीच में बच गया उससे अपनी कोठी बिल्डिंग सब खड़ी कर ली इन्होंने, बन गए ये जमींदार। देश को बेचने वाले असली लोग यही तो थे। मनन, अच्छा वॉइस कट हो रही है, कोई बात नहीं, यहां आ जाओ। समझ रहे हो, जो 75% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे वो ऑनर नहीं रहे। अंग्रेज कहते हैं हमारी जमीन है ये, राइट। तो कितना कितना बुरा व्यवहार करते था। अब जो ये जमींदार था ये भाई अपनी मर्जी का टैक्स वसूलता था, फिर अपनी मौज मारता था। तो एक तरीके से इस सिस्टम को बोला गया है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का, रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा, एक तरीके से मान लो पैसा रिसीव करने को बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सेटलमेंट सिस्टम था ये। कहीं पर जमींदारी चल रहा था, कहीं पर रियौतवाड़ी, कहीं पर महलवाड़ी, लेकिन बुक के अंदर लिखा हुआ है मेजरली तीनों नाम लिख के इसको मेन बताया हुआ है। तो पेपर में आपसे पूछे एक क्वेश्चन कि बताओ जी इंडिया का एग्रीकल्चर खराब क्यों हुआ, तो आप बोल देना जमींदारी सिस्टम की वजह से। जमींदारी सिस्टम की वजह से खराब इसलिए हुआ क्योंकि जो ये मिडलमैन था ना, ये इनके हालात जानता भी नहीं था। फार्मर के पास क्रॉप अच्छी हुई है या नहीं हुई है ये इनसे छीनकर इनको देता था, और अगर मान लो इनसे लड़ना पड़े तो ब्रिटिशर्स इसको अपनी आर्मी देते थे। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी पैसों की कंडीशन जाने बिना ये इनसे वसूलता था बहुत ज्यादा रेंट। अगर ये टाइम पर रेंट नहीं दे पाता था इसको, तो ये लोग इसकी जमीन अपने कब्जे में कर लेते थे, जमीन ही छीन लेते थे। कहते नहीं करेगा अब तू काम जमीन पे, जमीन कब्जे में ले लेते थे। और मेरे दोस्त एक तुम्हें दिल की बात बताता हूं, एग्रीकल्चर के लिए सरकार बहुत कुछ करती है।
आज देख लो, एग्रीकल्चर के लिए देश की सरकार बहुत सारे स्टेप्स लेती है। एग्रीकल्चर वालों को बिजली फ्री में दे देती है, उनके लिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड कराती है। ये जो अंग्रेजों की सरकार है ना, इनने घंटा कुछ नहीं किया एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के बर्बाद होने के सबसे बड़े कारण यही थे, जमींदारी सिस्टम, अंग्रेजों के द्वारा, सरकार के द्वारा फार्मर्स के लिए कुछ भी ना किया जाना और इनसे बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करना। ये बड़े कारण थे एग्रीकल्चर को बर्बाद करने के। तो मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बर्बादी के कारण क्या थे, कॉजेस किस चीज के कॉजेस मेरे राज्य, कॉजेस होंगे स्टैग्नेंसी के। एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट क्यों था, मतलब लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी। प्रोडक्टिविटी लो होने का मतलब प्रोडक्शन करने की पावर लो होना, राइट। जमीनें इतनी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रही थी, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। एक एक करके रीजन पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, इसके बाद तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी, इतना बोर होने की जरूरत नहीं है। कॉजेस ऑफ स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, 3 रीजन। पहला रीजन लिखा हुआ है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। आपको ये हेडिंग पसंद नहीं आ रही, आप इसको जमींदारी सिस्टम भी लिख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। जनरली इसके अंदर जमींदारी सिस्टम ये एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मेन वही था। क्या लिखा है, अंडर ब्रिटिश रूल जमींदार, जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड, जमींदार तो हिंदी भाषा में बोलते हैं, लैंडलॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेड कल्टीवेटर्स इन मैनी वेज। लैंडलॉर्ड ने कल्टीवेटर्स वो होते हैं जो कटाई करते हैं, किसान ही हो गए एक तरीके से, कटाई कर रहे हैं फार्मर, इनको एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट को हिंदी में बोलते हैं शोषण, मतलब इनको लूट खसोट लिया। अच्छा जी, कैसे, इसके 3 कारण हैं। पेपर में ये अकेला पॉइंट 3 नंबर का आ सकता है। पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण। देखते हैं भाई क्या लिखा है, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण, जो जमींदार तेरे कारण सब बर्बाद हो गए तेरे कारण। कैसे लिखा है, दे चार्ज हाई रेंट, यानी हाई लगान, विदाउट नोइंग द मॉनेटरी कंडीशंस ऑफ फार्मर। फार्मर के पैसों की हालत, उसकी बेटी की शादी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी फसल खराब हो गई, कुछ नहीं देख रहा, पैसे बहुत ज्यादा लेता था। हाँ, दे ग्रैब्ड ओनरशिप राइट्स ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर्स एज अ पनिशमेंट फॉर द डिले इन द रेंट पेमेंट। अगर रेंट पेमेंट में डिले हो गया, लेट हो गया, तो पनिशमेंट के तौर पर वो फार्मर से जमीन छीन लेते थे, जमीन का मालिकाना हक छीन लेते थे। ग्रैब का मतलब होता है हथियाना, जैसे तुम बोर्ड वालों से मार्क्स हथिया लोगे ना। हां, फिर तीसरा, दे डिड जीरो एफर्ट्स टुवर्ड्स मेकिंग इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड। लैंड को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने घंटा कुछ नहीं किया है, ना तो अच्छे फर्टिलाइजर, ना अच्छे सीड्स, कुछ भी मशीन कोई प्रोवाइड नहीं करी, कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करी। पहला सबसे बड़ा कारण ये हो गया, ठीक है। पहले कारण में 3 पॉइंट है, पहला रीजन ही 3 नंबर का आ सकता है। चलो जी, दूसरा बोलते हैं अंग्रेजों के द्वारा कोई प्रॉपर इनपुट नहीं प्रोवाइड किया गया। इसको ढंग से लिखो तो लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन का मतलब होता है वाटर फैसिलिटी, भाई खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए ना, तो पानी नहीं पहुंच पा रहा था, तो वाटर फैसिलिटीज अंग्रेजों ने नहीं यूज करवाई। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। फर्टिलाइजर यानी खाद का ना के बराबर यूज हो रहा था। ये सिर्फ क्या कह रहे थे, अबे ओए फार्मर, तेरे को इतना टैक्स देना है, बस इतना कह रहे थे। ये देख ही नहीं रहे थे कि फार्मर से प्रोडक्शन हो रहा नहीं हो रहा। हां, तो इन सब चीजों ने ऐड कर दिया, रून द कंडीशंस ऑफ द फार्मर, मतलब ऑल दीज थिंग्स एडेड। इसका मतलब ये, अगर मैं बोलूं कि घटिया टेक्नोलॉजी थी, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर रहे थे। जैसे आज के टाइम में ट्रैक्टर यूज कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम में ट्यूबवेल यूज होता है, टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम के अंदर गेहूं को पौधे से अलग करने के लिए, और गेहूं, और मैं बोलूं चावल को उसके कवर से अलग करने के लिए, धान होती है एक्चुअली, कवर में होता है चावल, एक एक चावल का कवर अलग किया जाता है, छीला जाता है, तो उससे अलग करने के लिए मशीनें बनी हुई है, थ्रेशर बोलते हैं उसको। तो टेक्नोलॉजी है, इन्होंने कोई यूज ही नहीं की। तो 1 2 3 टेक्नोलॉजी, इरिगेशन और फर्टिलाइजर, इन सब ने इस बात को ऐड कर दिया कि अब कंडीशन ऑफ फार्मर रून हो जाएगी। रून का मतलब बर्बाद। जैसे कि बच्चा भी हो सकता है, अगर वो 11वीं 12वीं के अंदर रिलेशनशिप बनाना सीख जाए, वो सेटिंग होती है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर ये खेलोगे तो तुम भी हो सकते हो रून।
एक बात बताता हूं तुम्हें मैं, मेरे दोस्त, ये उम्र है ना बड़ी कच्ची, बड़ी नादान है। एक लड़का एक लड़की आपस में प्यार करते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हम दोनों एक दूसरे के होंगे, हमारी जल्दी से शादी हो जाए। तो तुम उसको बर्बाद कर रहे हो, वो तुम्हें बर्बाद कर रही है। इस उम्र में करियर बनाओ। कहते हैं 17 से 24 साल की उम्र के अंदर अगर आपने मेहनत कर ली ना तो जिंदगी भर मजे लोगे। लेकिन 17 से 24 साल की उम्र में अगर तुमने मजे ले लिए ना तो जिंदगी भर रोओगे, दुनिया तुम्हारे मजे लेगी। क्यों? 17 से 24 की एज के अंदर जो हम कर रहे होते हैं ना, जो कोर्स कर रहे होते हैं, जो कंटेंट कर रहे होते हैं, जैसा हमारा दिमाग चल रहा होता है वैसा बाद में नहीं चलता। वो सीखने की उम्र यही है। और अगर तुम कुछ बच्चों के बारे में बोल रहा हूं, सबके बारे में नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं मेरी जल्दी जल्दी शादी हो जाए। भाई ये दादान सी उम्र के अंदर कहीं और दिमाग भटका रहे हैं। एक बात बताओ, तुम कुछ करते नहीं, वो कुछ करते नहीं, दोनों की शादी हो गई, फिर क्या करोगे? रोटी खाने को तरस जाओगे? अरे पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, 11वीं 12वीं अपनी मस्त निकालो, अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन लो, करियर सेट करो, उसके बाद करो। कौन रोक रहा है? 2 बार दिल लगाओ, 1000 बार दिल तोड़ो, मुझे क्या मतलब। लेकिन तुम्हारा करियर सेट होना ये प्रायोरिटी आपके मेंटोर्स की, आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। तो प्लीज किसी गलत डायरेक्शन में कोई भी बच्चा ना जाए, अपनी जिंदगी को सेट करो भाई, समझे? चलो जी, ओके रिपोर्ट है। हाँ जी, तो अंग्रेजों ने इंडिया के एग्रीकल्चर को बर्बाद किया। एक तो बहुत ज्यादा लगान चार्ज किया, दूसरा प्रॉपर इनपुट्स नहीं थे। इनपुट्स का मतलब जो एग्रीकल्चर करने के लिए अंदर की चीजें चाहिए होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फर्टिलाइजर हो, वो नहीं थे। और तीसरा है दोस्तों, अंग्रेजों ने ना इंडिया के अंदर वीट, राइस, मेज, मेज को बोलते हैं स्वीट कॉर्न, वो भुट्टा होता है ना, कुकड़ी, भुट्टा, स्वीट कॉर्न, मक्का, है ना, बार्ले, बार्ले का मतलब जौ, बाजरा, जवार, इन चीजों को बोलते हैं खाने की चीजें, इन चीजों को खाया जाता है। इन सभी फसलों को बोलते हैं हम फूड क्रॉप्स। देश के अंदर यह प्रोड्यूस की जाती थी। अब अंग्रेजों को लगता था बुरा, अंग्रेज कहते थे हमें यह नहीं चाहिए। वो तो हमारे देश से क्या लेने आए हैं? वो हमारे देश से राज्य लेने आए थे कॉटन। हाँ, यहां से कॉटन ले जाएंगे, वहां शर्ट बना देंगे। हमारे यहां से लेने आए थे रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, इंडिगो। ये लेकर फिर कोई फाइनल गुड अपने देश में बना के फिर दूसरे दूसरे देशों में बेच रहे थे। इन्हें बोलते हैं हम कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब ऐसी क्रॉप्स जिससे तुम धंधा करोगे, इसे कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं। अब कमर्शियल क्रॉप्स की एक घटिया बात होती है, अगर तुम अपनी लैंड पे इन चीजों को प्रोड्यूस करोगे तो लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है। लगातार इनको प्रोड्यूस करते रहे तो अंग्रेज तो लगातार इनको ही प्रोड्यूस करते रहे थे, तो इंडिया की लैंड की क्वालिटी खराब हो गई नहीं हो गई? तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था इंडिया की एग्रीकल्चर की बर्बादी का। इसे बोलते थे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है फूड क्रॉप्स को छोड़ के तुम कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा करवा रहे हो। तो थर्ड पॉइंट इज दैट, क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या माना? इसकी डेफिनेशन पढ़ लो पहले, हरे रंग से दिखाऊंगा। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे लिखा है इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया जाता था टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स, कि कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करो। पेपर में आ सकता है कमर्शियल क्रॉप का एग्जांपल कौन सा है? इंडिगो है, कॉटन है, जूट है, सिल्क है। ठीक है, सिल्क क्रॉप नहीं होती पहली बात तो यार, ठीक है, सिल्क क्रॉप नहीं होती, जूट मान लो। सिल्क एक ऐसी चीज होती है जिससे साड़ी बन जाती है, सिल्क तो उससे बनता है, होता काम हाथ से ही है, वो बाद में बताऊंगा। इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप को छोड़ के, इंस्टीड का मतलब होता है बदले में, फूड क्रॉप के बदले वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करवा रहे थे। फूड क्रॉप का एग्जांपल है राइस, व्हीट। तो दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नॉट ओनली इंक्रीज्ड द बर्डन ऑफ हाई रेवेन्यू ऑन द पुअर फार्मर्स, इस कमर्शियलाइजेशन ने पुअर फार्मर के ऊपर रेवेन्यू का बर्डन बढ़ा दिया। मतलब अंग्रेज कह रहे थे ये ज्यादा प्रोड्यूस करो, और ये ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो प्रेशर बढ़ाया भाई, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। बट ऑल्सो लेट इंडिया टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर आया कि इसको प्रोड्यूस करो, रेवेन्यू जनरेट होगा, और फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई। क्यों? अबे तुम इसको छोड़ के इसको प्रोड्यूस कर रहे हो भाई, तो ये तो कम होगा ही होगा। फूड ग्रेन की शॉर्टेज हुई इंडिया में,
रिसोर्सेस कम पड़ गए, टेक्नोलॉजी नहीं थी एंड इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अंग्रेजों ने पैसा भी लगाया। देयरफॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन्ड बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुरानी, बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ी हुई, पुरानी और पिछड़ी हुई रह गई इंडियन एग्रीकल्चर। कुल मिला के आई रिपीट कि इंडिया के एग्रीकल्चर के बर्बाद होने के, स्टैग्नेंसी के 3 बड़े बड़े रीजन। पहला, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम आ गया। दूसरे नंबर का लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की कमी, फर्टिलाइजर की कमी और इरिगेशन की कमी आ गया। तीसरा पॉइंट आ गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये 3 बड़े बड़े पॉइंट है। चौथा पॉइंट अगर तुम लिखना चाहो तो मैं ऐड कर देता हूं भाई, ऐड कर देता हूं। चौथा पॉइंट बनता है टफ कंडीशंस फॉर रेंट कलेक्शन। अंग्रेज जो इंडियन फार्मर से रेंट कलेक्ट करते थे उसकी शर्तें बहुत खतरनाक थी कि तेरे को देना ही देना पड़ेगा, घूसम पट्टी, लात पिट्टी। खैर इस पॉइंट को अवॉइड करो, है ना। आ जाओ भैया, क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन का जवाब दो। पोल तुम्हारा यहां से चालू कर दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड टेन्योर, लैंड रेवेन्यू, परमानेंट लैंड सेटलमेंट, सब कुछ बोल दो। लैंड रेवेन्यू सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है? जमींदारी, माहलवाड़ी, रेतवाड़ी या ये सभी? देखो जब तुम बुक में आंसर लिख रहे हो तो सबके नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया था सबके नाम लिख सकते हो, लेकिन मेजरली ये नाम ज्यादा यूज किया गया है, ये नाम ज्यादा यूज किया गया है। इसका मतलब यही लैंड टेन्योर सिस्टम नहीं है, ये सारे के सारे लैंड टेन्योर सिस्टम है। लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब होता है लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, डी के साथ जाएंगे। और देखते हैं कितने बच्चों ने धुम्मा उड़ाया है यहां पर। बच्चा इस बात को जानकर अब खुश है कि हाँ भाई ये सारे ही सिस्टम थे, कहीं ये चल रहा था कहीं ये चल रहा था, लेकिन मेजरली ये चल रहा था। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई ऐसा ही आंसर देना। जल्दी आंसर दिया जशन, सूरज और अल्टीमेट ने। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? 4 लाइनें लिखी हुई हैं, कौन सी गलत है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब अंग्रेजों के राज का जो पीरियड था, वहां पर 4 लाइनें लिखी है भैया, कौन सी गलत है? चलो जी देखते हैं कौन सी गलत है, पढ़ते हैं पहले पहले। नियरली 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल लाइन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बिल्कुल ठीक है। रेतवाड़ी भी किया था, महलवाड़ी भी किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। इन्होंने कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाया, कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, एनकरेज किया, भैया यही करो यही करो यही करो। ये लिखा है इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल। नहीं, ये गलत है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना। इंडिया के अंदर फूड ग्रेन की कमी थी, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन की शॉर्टेज थी, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर नहीं था कातिया इंडिया, शॉर्टेज थी, रॉ मटेरियल की भी शॉर्टेज धीरे धीरे होने लगी। तो बी वाला इज द राइट आंसर। ये लाइन गलत लिखी थी, तो जल्दी जवाब दिया वॉच मोर ऑफिशियल, शब्द, जोएश, शिवम, अरेना, कमलजीत, सलूजा। अभी लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, लेकिन आपको यह बता दूं मेरे दोस्त, हाँ आपको यह जरूर बता दूं कि आपको यह ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का मेन फोकस 6 चीजों पे है। आज आपने एक चीज कवर कर ली है, बाकी सारे सेक्टर छोटे छोटे हैं। तो विद इन 2 क्लासेस, 2 क्लास और लगेंगी और चैप्टर ओवर हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम क्लास के साथ साथ ही बहुत सारे फैक्ट्स भी जान रहे हैं, बहुत सारी ऐसी मस्त मस्त चीज भी जान रहे हैं जो आपको जाननी जरूरी है। और मेरे दोस्त सच बताऊं तो तुम्हारा भाई आपको इस तरीके से पढ़ाएगा, अभी तो स्टार्टिंग की क्लासेस है, कि तुम्हें धीरे धीरे बीच बीच में करियर में क्या क्या करना है वो ज्ञान भी तुम्हें, एक तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मैं काम करूंगा, तुम्हारे लिए काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो। कैसे करोगे? जब तुम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करोगे। और दोस्तों बड़ा हासिल करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वरना तो पैसे सिर्फ सपनों में आते हैं। रात को सो जाओगे बढ़िया, पैसे ही पैसे आएंगे, असलियत में दिखाई नहीं देंगे। असलियत में तब आएंगे जब तुम मचाओगे, और मचाओगे कैसे? मेहनत करके। तुम जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी, जो भी गाइडेंस होगी, भाई तुम्हारा साथ देगा।
तो इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर करेंगे भैया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, अपने भेजे के अंदर इस बात को डालो, उसके बाद मैक्रो स्टार्ट करेंगे। ओके डन हो गया, ठीक है। चलो जी मेरे दोस्त, दो मिनट की समरी अगर आपको बता दूं तो इट इज ऑल अबाउट ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर। आज सिर्फ हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ही किया है और आपको एक तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया इस किताब के अंदर क्या है, इस चैप्टर की रूपरेखा क्या है। अभी सिर्फ यही पढ़ना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को बर्बाद कैसे किया, उसके बाद अगले चैप्टर में देखेंगे हम आगे कैसे बढ़े, ठीक है। ओके रिपोर्ट है भाई, अब दिखाता हूं कौन सा तुर्रमखा, कौन सा धुरंधर, कौन सा टॉपर। लीडर बोर्ड पे आ जाओ भाई। ये थे आज की क्लास के टॉपर, हीना, रोहित, ऋचा गुप्ता, नैतिक गेमर, ऋषभ श्रीवास्तव, स्नेहा, अल्टीमेट, दीपिका, ईश्वर, अभिज्ञानम योगा। मैं देख रहा हूं अभिज्ञानम योगा ने 11th में भी मचाया था, हमारे 11th वाले बैच से पढ़ा हुआ है, और ऋचा गुप्ता ने भी 11वीं में मचाया था, बहुत सारे बच्चों ने, और यहां भी मचा रहे हैं। आरोही, साक्षी, कृष्णा व्लॉग्स, आस्था, एक्स गेमिंग, स्मिता, जानवी, रेवड़ी, आर्यन, महेश सिंह तंवर। 21 से लेकर 30 तक बच्चे ये रहे। 31 पे विवेक भूषण है, 40 पे रिया है, 41 पे कृष्णा है, तो 50 पे यक्षराज है। ये 50 बच्चे हैं, चलो 60 दिखा देते हैं। 51 से लेके 60 तक ये रहे। और देखो तुम कंपटीशन में कहां हो भाई, 61 से लेके 70 तक ये रहे, 71 से लेके 80 तक ये रहे, ओम कटियार है 80 पे, 81 पे हार्दिक गर्ग भाई मैंने देख लिया, 90 पे समीक्षा है, 91 पे प्राज्ञा, और 100 पे गेमर्स स्क्वाड। तो दीज आर द लिस्ट। हाँ इनमें तो आना ही आना है आपको। हाँ चलो चलो गाइस। हाँ तो जिन बच्चों की बुक्स अभी तक डिलीवर नहीं हुई है, प्रो वाले स्टूडेंट्स को बताता हूं उनकी बुक्स डिलीवर हो जाएगी। जो बच्चे प्रो के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर ये लगता है कि मेरी क्लास कहां चलेगी, तो दोस्तों क्लास चलेगी नॉर्मल परिश्रम बैच में। प्रो वाले बच्चों को आने वाले और बैचेस की एक्सेस मिलती जाएगी। जैसे जैसे बैच लॉन्च होंगे वैसे वैसे उन बैचेस के अंदर क्लास चालू होगी। जहां प्रो बैच लिखा है उसके अंदर क्लास नहीं होती है, इस बात को प्लीज ध्यान रखना, वो आपकी फीचर्स के लिए है। ठीक है राजे, ओके बाय करते हैं, ठीक है। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो जब भी क्लास में आओगे तो अटेंडेंस लगाना, जय हिंद जय कॉमर्स, और जैसे ही क्लास से जाएंगे एंड करेंगे तो बोलेंगे जय हिंद जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, चारे के चारे। बाय 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 बाय।